सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक समय में कहते थे हम लोग, गंगा तेरा पानी अमृत, लेकिन इस बात को तो युग बीत गया। गंगा आज मैली है, करोड़ों रुपया उससे बहाया गया है, पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन वो साफ नहीं हुई। कहीं प्रदूषण से हमने उसे मारा, कहीं उसका प्रवाह रोक दिया, और रही सही कसर डैम्स ने पूरी कर दी। आज हालत ये है कि गंगा का पानी निर्मल होने का नाम नहीं ले रहा। नई सरकार आई है, उसने अपनी प्रतिबद्धता, एक अलग मंत्रालय बनाया है और काम भी कहीं ना कहीं शुरू किया है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि कैसे साफ होगी गंगा, कैसे होगी गंगा निर्मल। और आज इसी बारे में हम बातचीत करेंगे, सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक मैली है, क्यों नहीं साफ हो पा रही। हमारे साथ जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, जल पुरुष, जिन्हें गंगा पे बहुत काम किया है। मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। चंद्रभूषण जी, उप महानिदेशक सीएससी से आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विमल भाई हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत बड़े, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जी बैठे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया वाटर फाउंडेशन से आते हैं, जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान में भी काम किया है, स्वागत है। हिमांशु ठक्कर जी हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर एंड पीपल, उससे संबद्ध हैं। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा एक नजर डाल लें कि गंगा को लेकर हमने क्या कुछ प्लान बनाए, क्या कारगर हुआ, क्या नहीं हुआ, कहां हमारी खामियां रही। आइए जरा नजर डाल लें। Ganga, the lifeline of India. Yes, the lifeline of India. गंगा भारत की जीवन रेखा है। गंगा महज एक नदी भर का नाम नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, उसकी सभ्यता और उसके सामाजिक जीवन से इसका गहरा नाता है। बनारस में अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को निर्मल करने की बात कही। क्या ये सफाई का काम हम काशी से शुरू कर करके 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 मनाए, तब पूरा हिंदुस्तान, जिस पर दुनिया एक बात के लिए आलोचना करती है, हिंदुस्तान में जाने के लिए, देखने के लिए बहुत है, गंदा बहुत है। भाइयों बहनों, ये बदला जा सकता है। अपनी इस प्रतिबद्धता को गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय बनाकर प्रधानमंत्री ने साबित भी कर दिया। समस्त अधिकारियों से, अनुभवी लोगों से, जिन्होंने भी जल के क्षेत्र में काम किया है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, सभी लोगों ने, हिमालय से लेकर के आसे टू हिमालय, जिनने भी काम किया और भारत से बाहर भी, मैं उन सबसे संपर्क करने वाली हूँ तुरंत, और उन सबके अनुभवों के आधार पर हम एक टाइम तय करेंगे कि कब तक हम कर सकते हैं। वैसे गंगा को साफ करने के भारत में काफी प्रयास हुए हैं, लेकिन इस महान कार्य के लिए एक अलग से मंत्रालय की स्थापना पहली बार हुई है। गंगा एक्शन प्लान प्रथम 1986 में प्रारंभ किया गया था, जो वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया। गंगा की सफाई के लिए कई बार और कई स्तर पर प्रयास किए गए, लेकिन गंगा पहले से भी अधिक प्रदूषित होती गई। गंगा की सफाई अभियान की विफलता का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर रखी गई थी। यही नहीं, सबसे दुखद पहलू योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी समझ और ज्ञान का अभाव भी देखने को मिला। बहरहाल, अब जब गंगा को एक बार फिर से साफ बनाने का बीड़ा उठाया गया है, तो उन पहलुओं को समझने की जरूरत है जो आज गंगा को मैला कर रहे हैं। इसके प्रदूषण के लिए औद्योगिक और शहरी कचरे के साथ साथ इसके जल का अंधाधुंध दोहन, चाहे वो बिजली उत्पादन के लिए हो या फिर किसी और कार्य के लिए, सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि गंगा का पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा। जैसे जैसे ये शहरों में अवतरित होती है, वैसे वैसे इसके प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। भारत की साबरमती नदी हो या फिर इंग्लैंड की थेम्स, साफ हो सकती हैं, तो गंगा क्यों नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि गंगा की तुलना हम इन नदियों से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में साबरमती नदी हो या इंग्लैंड की थेम्स, चरित्र और आकार में गंगा के आगे कहीं नहीं टिकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गंगा साफ नहीं हो सकती है, बस जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों की भागीदारी की।
कोई छोटी मोटी नदी नहीं है गंगा, 2525 किलोमीटर के कॉम्प्लेक्स में फैली हुई है। किससे तुलना करें हम गंगा की? गंगा ने हमारी पूरी की पूरी सभ्यता को पाला पोसा है, लेकिन आज यही सभ्यता गंगा को खा गई है। हकीकत यही है। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी, बहुत गंगा पे आपने काम किया, अथॉरिटी में भी आप रहे थे, छोड़ा आपने उसको। क्या कहते हैं आप, क्यों गंगा मैली की मैली ही है? और अब जबकि नई सरकार ये कह रही है कि साहब हम प्रतिबद्ध हैं, हम करेंगे, कहाँ से शुरू करें हम अपना काम? देखिए, हम लोग आशाओं में जीते हैं, इसलिए नई सरकार से आशा तो करते हैं कि वो इसको ठीक करेंगे। और आशा करने का एक आधार ये भी लगता है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई मैं इसका बेटा हूँ। तो अच्छा बेटा वो होता है जो अपनी माँ की चिकित्सा के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ के लाता है। अच्छा। और अच्छे डॉक्टर फिर उसका अच्छे से इलाज करते हैं, और यदि वो करप्ट डॉक्टर को ढूंढ के लेके आते हैं तो फिर करप्शन ही होता है। फिर कहते माँ है, माँ तो बचपन में थोड़ा बहुत मैला धोती थी, पर हमने अपनी माँ को मैला ढोने वाली मालगाड़ी आज बना दिया है। तो यदि यही अंदाज है कि हम कहते रहें माँ और माँ से करवाते रहें मैला ढोने वाला काम, तो फिर गंगा ठीक नहीं होगी। यदि हम गंगा को सचमुच ठीक करना चाहते हैं और उसको माँ कहते हैं, तो उसके साथ सबसे पहले माँ जैसा व्यवहार करना शुरू करें और ये तय करें कि अब हम माँ को मैला ढोने का काम नहीं देंगे। पर साहब, माँ की तरह तो हम ट्रीट करते हैं, अभी भी उसे आंखों से लगाते हैं, उसे अमृत कहते हैं, मानते, पर मानने से क्या होता है? मानने से कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए ढोंग है। हाँ। ये ढोंग से कोई गंगा ठीक नहीं होगी। हाँ। यदि सचमुच गंगा को ठीक करना चाहते हैं तो गंगा की जो विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति थी, जिस बैक्टीरियोसाइडल कैरेक्टर के कारण जो हमारी सेहत के लिए अच्छे पदार्थ गंगा में होते थे, जिस गंगत्व के कारण गंगा का जल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, उस जल को यदि हम अपने ढोंग से गंदा ही करते चले जाए, कहते रहें माँ, और उसमें उसके प्रवाह को हम ऊपर पहाड़ में हिमालय में ही रोक दें, बिल्कुल वो वहाँ का गंगा जल नीचे तक धरती पे आए ही नहीं, सब ऊपर ही रुक जाए, ऐसे तो ठीक नहीं होने वाली। यदि हम सचमुच ईमानदारी से अपनी माँ को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इसको एक राष्ट्रीय सम्मान देने वाला कानून की जरूरत है, जो गंगा के संरक्षण और प्रबंधन का काम करे और गंगा की जमीन को केवल गंगा के काम के लिए रखे। गंगा की जमीन को रिवर व्यू डेवलपमेंट, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट और नए शहरों को ना दी जाए। गंगा की जमीन गंगा के लिए, और गंगा में गंदे नाले ना पड़े, और गंगा पर बांध ना बने। ये तीन काम हम आसानी से कर सकते हैं। ये असंभव काम नहीं है, सबसे सरल काम है। चंद्रभूषण जी, जैसे कि राजेंद्र जी कह रहे हैं और ये तो जल पुरुष हैं, कहेंगे भी कि ये कोई असंभव काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने 30 साल लगा दिए, एक्शन प्लान हम बनाए चले गए और वो बिल्कुल इनेक्टिव साबित हुए। ये कहा गया कि साहब इंजीनियरिंग सेंट्रिक हम व्यवस्था चाह रहे थे, जो कि सफल नहीं हुई। आप उसको सोशल इंजीनियरिंग ड्रिवन करिए, तब वो कहीं ना कहीं कामयाब होगी, और ये जो सपना राजेंद्र जी देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, वो पूरा होगा। आपको क्या लगता है, क्या फॉल्ट लाइंस यहाँ से भी होकर गुजरती हैं? देखिए, जो गंगा एक्शन प्लान का जो एक्सपीरियंस रहा है, आपने सही बताया कि बड़ा टेक्नोक्रेटिक अप्रोच था और बड़ा सेंट्रलाइज अप्रोच रहा था कि हम सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे जहाँ बिजली नहीं है, और हमने ये सोचा था कि शहर की जितनी गंदगी है वो उस ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगी और साफ हो जाएंगी और गंगा साफ हो जाएगा। और पिछले 20 से 30 साल का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो पुरानी टेक्नोक्रेटिक अप्रोच रही है गंगा को साफ करने की, वो नहीं चलेगी। हमें नए तकनीक, नए सोच की जरूरत है। पहली बात यह है कि गंगा को बहना जरूरी है। तो एक जो कहते हैं कि नदी जीवित तभी है जबकि नदी बह रही है, गंगा बह नहीं रही है। चाहे आप एक समय अलकनंदा और भागीरथी में 70 डैम बनाने का प्रपोजल है, जो कि एक तरह से दोनों को मारने की बात है, और जब तक आप कानपुर पहुंचते हैं तो वहां पे वो नाला बन जाता है। गंगा में कुछ 73 लाख टन हर एक दिन अनट्रीटेड सूवेज जाता है, 73 लाख टन। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, बनारस में कुछ 80% पूरे बनारस में, जहां की प्रधानमंत्री जी जहां की बात कर रहे हैं, 80% सूवेज नेटवर्क है ही नहीं। तो आप ट्रीटमेंट प्लांट भी बना लेंगे बनारस में, तो गंदगी फिर भी नदी में जाएगी। तो एक नए अप्रोच की जरूरत है जहां की नदी बहे। नदी को सिर्फ पानी निकालना और वेस्ट डालने के यूज के लिए हम नहीं रख सकते। हमें कम पानी निकालने की जरूरत है ताकि नदी बहे,
और दूसरी बात है हम उसमें कम वेस्ट डालने की जरूरत है। तो एक नई सोच, नई तकनीक की जरूरत है अगर गंगा को साफ करना चाहते हैं तो। जी, हमारे साथ विमल भाई बैठे हैं। विमल भाई, ये कहा गया है कि साहब जितना भी हम लोगों ने गंगा को साफ करने का बीड़ा उठाया, उसमें इंजीनियरिंग वाली सेंट्रिक तो वो रहा ही, हमने स्थानीय लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। वो लोग जो कि गंगा पर निर्भर हैं सीधे तौर पे, उनको हमने एक तरफ निकाल दिया और फिर हम लगे गंगा की सफाई में। वो संभव नहीं है। क्या आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है? मैं आपकी बात से रख करके थोड़ा जोड़ते हुए कहूँगा कि गंगा सफाई का ही सिर्फ प्रश्न नहीं है। गंगा को अविरल रहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। गंगा यदि अविरल रहेगी तभी वो निर्मल हो सकती है। और स्थानीय लोगों को तो कभी नहीं, पिछले 2-2.5 साल के अंदर में लगभग 4-5 बड़ी कमेटियां बनी हैं पूरी गंगा को देखने के लिए, और हर बार कमेटी के पर्यावरण मंत्रालय के बहुत सारे कक्ष भरे पड़े हैं, मगर रिपोर्टों में गंगा दबी हुई है। जिस समय गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, हमने माटू जन संगठन की बैठक की और लोगों ने कहा कि गंगा भी अब हमारे से छिन गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर में जितनी भी कमेटियां बनी हैं, जबकि उस अंदर में गंगा प्राधिकरण वगैरह जो भी बना, कभी लोगों के साथ चर्चा नहीं हुई, लोगों को साथ नहीं लिया गया। और पिछले साल जो बाढ़ आई उत्तराखंड के अंदर में तथाकथित, उस बाढ़ के अंदर हमने किताब भी निकाली उस पर, वो आमंत्रित बर्बादी थी। हर एक बांध का लाखों टन मलबा नदी में गया है और अभी भी वो स्थिति है। मुश्किल ये है कि पिछले साल भर के अथक प्रयासों के बावजूद ना तो लोगों की बात सुनी जा रही है, ना FIR हो रही है, ना ही गंगा की ओर इस तरफ देखने की कोई बात है, ना किसी बांध कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह की जांच बैठाई जा रही है। बांध कंपनी को तो आप पैसा दे रहे हैं, वही जेपी वहां पर नदी में पूरी नदी को बर्बाद करे अलकनंदा गंगा जी को, और वही जेपी नीचे आके गंगा की सफाई की बातें करते हैं। वही विश्व बैंक जो वहां विष्णुघाट पीपलकोटी बांध के लिए पैसा दे रहा है, वही गंगा की सफाई के लिए प्राधिकरण को पैसा देता है। इस सारे पूरे चक्रम से अगर नई सरकार, अगर उमा जी जो कि गंगा के आशीर्वाद से आई है, गंगा समग्र की बात कह के आई हैं, गंगा में उन्होंने धरने की है, गिरफ्तारियां दी हैं, अगर वो गंगा के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम मानते भी हैं, और मोदी जी, तो वो सबसे पहले इन बांध कंपनियों के ऊपर में अंकुश लगाएं, गंगा को अविरल रखें, तभी वो निर्मल होगी। जी, हम सीधे चलेंगे जरा। अनिल प्रकाश जोशी जी हमारे साथ हैं मेरठ से इस वक्त, जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जोशी जी। ये बताइए कि जो अभी बात कर रहे थे, जैसे उत्तराखंड की भी बात कर रहे थे, ये भी कहा जाता है कि सब जो उत्तराखंड की सरकार है बहुत अग्रेसिव तरीके से वहां जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ला रही है, उसकी वजह से उत्तराखंड का सर्वनाश हुआ है और होगा। आप कुल मिलाकर गंगा की स्थिति को और इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को, डैम्स को आप किस तरह से देखते हैं? गंगा नदियों का प्रतीक है, देश की नदियों का प्रतीक है गंगा, और गंगा के साथ अगर हमारी ये नीति है कि हम उसे मारने में इस तरह से उतारू हो, बांधों को बनाकर और सीवेज को नदी में छोड़ के, तो ये एक बड़ा प्रश्न चीज सारे देश के सामने खड़ा है कि हम अपनी नदियों के साथ जिनको माँ का दर्जा देते हैं कैसे व्यवहार करते हैं। बांध बड़ा अवरोधक है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसने गंगा को खत्म करने में पूरी भागीदारी की है। लेकिन पूरे देश के सामने 3 बड़ी बात है जो गंगा को लेकर जो चिंता जताई जा रही है। ये 40 करोड़ लोग सीधे कहीं ना कहीं गंगा से जुड़े हैं। हम उस देश में हैं जिसके आर्थिक सामाजिक ढांचा ऐसा है कि जो किसी न किसी रूप से गंगा के उपयोग से कतरा नहीं सकता, कतराया भी नहीं जा सकता उसको। अगर उसकी भागीदारी हम नहीं, क्योंकि हम छठ पूजा में लाखों लोगों को नदी में तारते देखते हैं, कुंभ में इतने लोग जुड़े होते हैं, जब उस श्रद्धा से वो वहां पे हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। मुझे लगता है गंगा के साथ किसी भी तरह का प्रदूषण, किसी भी बड़ी सजा से अलावा कुछ नहीं सोचा जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, गंगा को अकेली नदी न समझा जाए। गंगा के प्रवाह के और भी कई कारक हैं रोकने के, खाली बांध ही नहीं है। गंगा तमाम नदियां हैं और तमाम नदियों के जो जलागमों की स्थिति है, आखिर गंगा में जो पानी आता है हिम नदी से आता है, उसके अलावा जो तमाम नदियां हैं वो वर्षा के पानी के माध्यम से गंगा को प्रबल करती हैं, मजबूत करती हैं। अगर आज देश के गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके जलागमों को देख लें तो हालत गंभीरता का पता चल जाएगा। इसलिए सामूहिक नई सोच के अनुसार अगर प्रधानमंत्री चिंतित है, उमा भारती जी संकल्पित है, तो उन्हें सामूहिक दृष्टि से गंगा को देखना पड़ेगा। हम टुकड़े टुकड़ों में गंगा की बात करेंगे तो हम एक बार वही करेंगे इससे पहले जो हमने किया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर अरविंद कुमार जी बैठे हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया वाटर फाउंडेशन से आते हैं और गंगा एक्शन प्लान से भी जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, आप क्या मानते हैं जो हमारे GAP आए, जो गंगा एक्शन प्लान आए हमारे 2, क्यों वो फेल कर गए? मतलब वो क्यों एक इनएक्शन में बदल गए?
क्या आपको लगता नहीं है कि सबसे पहले तो हमें उनसे एक सबक लेना चाहिए? अगर हमें आगे बढ़ना है तो अगर हम उससे सबक नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों हम फेल हो गए? क्यों हम फेल हो गए, ये तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन एक बात जो हम समझना चाहें तो 3 स्तर पर हम इस चीज़ को समझें। एक तो पॉलिटिकल विल बात कर रहे हैं, जिस तरह नई सरकार आई है उसने घोषणा की है कि वो गंगा को साफ रखने में या लोगों को उससे जोड़ने में एक नई योजना बनाएंगी। दूसरी चीज़ है किस तरह से हम लोगों को उससे जोड़ पाते हैं। बिल्कुल। अभी आप देखें स्कूल के पाठ्यक्रम में कहीं पे भी गंगा का अगर जिक्र है तो इतनी साल त्रासदी रही, कहीं जोड़ा नहीं गया। अब आप जिससे कहा गंगा एक्शन प्लान क्यों फेल हो गया, एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस देश में बहुत बड़ी बड़ी योजना चलाई जाती हैं, लेकिन जिनके हाथों में वो पहुंचाई जाती हैं उनकी कैपेसिटी नहीं होती उसको हैंडल करने के लिए। अगर आप देखें जिन राज्यों से गंगा होकर गुजरती है उन राज्यों में जो शहर आते हैं, अगर 29 बड़े शहर हैं, 48 छोटे शहर हैं, क्या उनकी यूएलबीज या म्यूनिसिपैलिटीज या अदर एजेंसीज उन चीज़ को हैंडल करने में सक्षम हैं? वो एक पेज का नोट नहीं बना सकते हैं। अगर किसी एजेंसी ने पैसा दे दिया है उस पैसे को यूटिलाइज करने में 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो इनवाइट करा जाता है कि कौन कौन उसमें काम करेंगे बिना जाने क्षमताओं के, क्योंकि इस देश में अभी सिविल सोसाइटी का कोई स्कोप नहीं बनाया गया है। हम सिर्फ थॉट लीडरशिप की तरह सिविल सोसाइटी को लेते हैं, हम किसी मैकेनिक्स में नहीं आते, कहीं पे भी हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है कहीं पे भी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को काम करने जाते हैं तो हमें वेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह। क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है वो, किसी ने पूछा एनजीओ सिविल सोसाइटी में क्या फ़र्क है, तो हमने कहा एनजीओ वो है जो सरकार को मदद करती है इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन सिविल सोसाइटी तो वो है जो स्कोप एग्रीमेंट करती है सरकार को कोई काम करने के लिए। तो थिंक टैंक का काम भी करती है, बाकी चीज़ें भी। और इस एक्शन प्लान के फेल होने का बहुत बड़ा कारण जो जाता है, आप देखें किसी कोई भी अथॉरिटी हिंदुस्तान में रही है उसने कोई सक्षम प्रोग्राम कभी भी नहीं चला पाया, क्योंकि अंदर से एक पैशन नहीं है उनके पास, जो है टाइम नहीं है। अब एक जगह माना किसी बनारस या कई जगह में कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उस प्रोग्राम 6 महीने के प्रोग्राम में 6 बार लोग वहाँ बदल जाते हैं। बिल्कुल। अब फिर प्रोग्राम कई बार होता नहीं, अगले महीने से स्टार्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, पेमेंट्स की बात आती है, उसमें आप 6 महीने काम कर लीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर इस वाली सोच से बताइए कौन सी सिविल सोसाइटी इस देश में आगे काम कर लेगी? कहीं बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट का कोई साधन है नहीं, पहली चीज़। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदर एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट है, कोई ऐसा प्लान बनाया उसने पूरे बेसिन के लिए? गंगा बेसिन का मतलब पानी का निवारण नहीं है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, अगर 100 साल 200 साल पहले कुछ तरह की परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। उन परिस्थितियों को अगर हैंडल करे बिना आप अगर सोचें कि गंगा का कोई निवारण निकल जाए, नहीं हो सकता। हिमांशु ठक्कर साहब हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, ऐसा हमने पढ़ा है कि 600 डैम्स जो हैं वो या तो हैं या तो बनेंगे या तो प्रपोज्ड हैं या कागज पे हैं, करीब 600। तो मतलब बिल्कुल ही गला घोंट देंगे हम तो गंगा का, इस हिसाब से लग रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली गंगा एक नदी है सबसे पहले, और नदी क्या चीज़ है वो हमारे तंत्र को समझ में नहीं आता है, और एक नदी के साथ कैसे व्यवहार किया जाए वो हमारे तंत्र ने अभी तक सीखा नहीं है। वो जब तक हम नहीं सीखेंगे, नदी एक मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है, एक इकोलॉजिकल एंटिटी है, वो एक मल्टीपर्पज एंटिटी है। आपका उपयोग नदी का अलग है, मेरा उपयोग अलग है, माछीमार का उपयोग अलग है, नाविक का उपयोग अलग है, जो उसमें से पानी लेता है उसका उपयोग है, जो उसमें से रेत लेता है उसका उपयोग अलग है, जो उसके तट में खेती करता है उसका उपयोग अलग है, जो उसमें से पीने का पानी लेता है उसका उपयोग अलग है, एक पुजारी का उपयोग अलग है, एक धर्म गुरु का उपयोग अलग। तो बहुत सारे अलग अलग उपयोग है। लेकिन आप जब निर्णय प्रक्रिया करते हैं, आपने कहा 600 बांध, एक बांध के लिए या एक आपने गंगा एक्शन प्लान बनाया, इनफैक्ट 30 साल नहीं, हम 40 साल से पानी के साफ करने की कोशिश में है। हमारा वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में बना, और उसके बाद पूरी पॉल्यूशन कंट्रोल की ब्यूरोक्रेसी बनी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके, और बहुत इलॉबरेट ब्यूरोक्रेसी है। इनके पास बहुत पावर है, पैसे हैं, तंत्र है, इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन आप एक नदी बताइए हमारे देश में 40 साल के बाद, एक छोटी नदी, एक नाला जो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने प्रयोग से अपने प्रयास से साफ किया हो। आपने कभी सुना है? दिल्ली में 22 ट्रीटमेंट प्लांट है, STPs, उसमें से एक भी उसकी कैपेसिटी से मुताबिक क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली काम नहीं करता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि क्यों नहीं काम कर रहा है, या कोई अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि भैया ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये तो गैर कानूनी है?
आप अनट्रीटेड स्वेज जो नदी में जाता है वो गैर कानूनी है। कभी किसी के साथ इसके खिलाफ बात हुई है, लेकिन इसका कारण ये, जब तक हम नदी क्या है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। और लास्ट बात है कि ये जो हमने इतने साल से जो कोशिश की वो जो सफल नहीं हुए, उसके लिए हमें प्रामाणिक प्रयत्न करना होगा सबसे पहले कि ये क्यों सफल नहीं हुए। और आपने जो कहा उसमें से बहुत सारी बात उससे जरूर जुड़ी हुई है कि लोगों की भागीदारी नहीं है, लेकिन भागीदारी कैसे हो, सिर्फ भागीदारी नाम के वास्ते या जानकारी के लिए नहीं, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी जरूरी है, मैनेजमेंट में एक इंक्लूसिव मैनेजमेंट जरूरी है, बॉटम अप नॉट टॉप डाउन। तो ये लेसन हम इसमें हमारे पूरी निर्णय प्रक्रिया में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाएंगे, तब तक शायद नदी के लिए आशा नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु की नदी क्या है, वो उसकी पूरी की पूरी सोच, उसके साथ कहीं ना कहीं गंगा के एक्शन प्लान को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम सीधे जरा चलेंगे, राकेश कुमार जायसवाल सेव गंगा से आते हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, गंगा के लिए काम करते हैं, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश कुमार जायसवाल जी आपका। मैं जानती हूँ कि आप कानपुर से आते हैं और कानपुर में आपने काफी काम किया है गंगा को साफ करने का, पर कानपुर में सबसे ज्यादा मैली, सबसे ज्यादा प्रदूषित है गंगा। किस तरह से देखते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स को आप? ये तो वास्तविकता है और सरकार भी इस बात को मानती है कि कानपुर स्ट्रेच वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। 2500 किलोमीटर लंबी जो गंगा है उसमें कानपुर स्ट्रेच सबसे ज़्यादा दूषित है। और उसका कारण ये है कि कानपुर नगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है और कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और विशेष रूप से चमड़े के कारखानों के लिए कानपुर जाना जाता है। तो प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर मलजल कानपुर में उत्सर्जित होता है और 5 करोड़ लीटर चमड़े के कारखानों से विषाक्त जल उत्सर्जित होता है। और कानपुर में गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अंतर्गत लगभग 15 करोड़ लीटर सीवेज को ट्रीट करने की व्यवस्था की गई और 9 MLD 90 लाख लीटर टैनरी वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई। तो आज वर्तमान में 50 करोड़ लीटर और 35 करोड़ लीटर वो सीधा गंगा में जा रहा है बगैर किसी उपचार के। और इसी तरह से एक टैनरीज का विषाक्त जल लगभग 3 करोड़ लीटर प्रतिदिन बगैर किसी उपचार के सीधे गंगा में जा रहा है और इस कारण से गंगा कानपुर में दूषित हो रही हैं। और दूसरा, कानपुर स्ट्रेच में जल की मात्रा गंगा में बहुत कम होती है। लीन पीरियड में जल की मात्रा और प्रवाह यह एक बड़ी समस्या है। माने आजकल नवंबर से लेकर जून तक कोई भी गंगा पार कर सकता है पैदल। बताइए। और दूसरी बात, 1995 में कानपुर के अपस्ट्रीम में गंगा बैराज का निर्माण आरंभ हुआ, जो 2005 में बैराज आरंभ हुआ और उस बैराज का उद्देश्य बताया गया कि 1960 के दशक में गंगा जो कानपुर का तट छोड़कर दूसरी तरफ उन्नाव जिले की तरफ चली गई थी, उसको कानपुर के घाटों पे फिर से ले आना। लेकिन इसमें हिडन एजेंडा था कि जो हजारों हेक्टेयर लैंड रिक्लेम होगी उसको कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हजारों हेक्टेयर जमीन रिक्लेम की है और वहाँ पे नए टाउनशिप बनाने की योजना है। और दूसरा, कानपुर बैराज पे कई ट्रीटमेंट प्लान्स बन रहे हैं। वर्तमान में 20-20 करोड़ लीटर के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लान्स तैयार हैं और भविष्य में 2030 तक 160 करोड़ लीटर पानी कानपुर वासियों के लिए लेने की योजना है।
तो वर्तमान में जबकि केवल 3 या 4 करोड़ लीटर बराज से पानी लिया जा रहा है कानपुर वासियों को सप्लाई करने के लिए, तो डाउन स्ट्रीम में केवल एक गेट के माध्यम से, बराज पे 11 गेट्स हैं और एक गेट के माध्यम से गंगा कानपुर में प्रवेश करती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 160 करोड़ लीटर जल बराज से गंगा से निकाला जाएगा तो शायद ही कुछ जल गंगा में कानपुर स्ट्रीम के लिए बचेगा। बिल्कुल राकेश जी, जी, कानपुर की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल आप जल की मात्रा कम है, प्रवाह कम है और प्रदूषण सबसे अधिक है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राकेश जी ने, बिल्कुल बयां कर दिया कि गंगा की हालत क्या है कानपुर में, उन लोगों के लिए, हमारे जैसों के लिए जो कानपुर में नहीं रहते। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हमने अपनी नदी का कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और जनता जनार्दन की भी राय लेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान वाराणसी से भी जुड़े हैं, कुछ एनवायरनमेंट से जुड़े, उनसे भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सनसनीखेज के अलावा भी न्यूज़ होता है क्या विद गुड टेस्ट, ऐसे हवा बना के या मार्केटिंग या सनसनीखेज की तरह नहीं आते हैं। अच्छी बात है, कीप इट अप। DD News, India's most trusted news channel. एक बार फिर से आपका स्वागत है चर्चा में, और चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं क्या गंगा कभी साफ हो पाएगी, क्या गंगा कभी निर्मल हो पाएगी, क्या उसका पानी अमृत हो पाएगा। जनता जनार्दन की राय लेते हैं। जी मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज आप बैठे। जी बताइए। मेरे विचार से गंगा का प्रदूषण जो है वो हमारी प्रथाओं की वजह से भी है। हमारी सांस्कृतिक प्रथा जो है उससे बहुत ज्यादा गंगा प्रदूषित होती है। इसके लिए हमें प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा पर हमें अपने पाठ्यक्रम में लाना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी प्रथाओं को, धार्मिक, चाहे ये हमारी संस्कृति ही है कि हम जल के ऊपर भी दिया जला सकते हैं। जल के ऊपर हम दिया जलाते, जोत जलाते, परंतु उससे कितना ज्यादा प्रदूषण होता है। सारे इतने ज्यादा करोड़ टन रोज के फ्लावर उसमें जाते हैं, जिससे कि आस्था तो है हमें, पर उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। अगर हम लोगों को अवेयर करें कि इन प्रथाओं को हम किस प्रकार से रख सकते हैं, उसके लिए अलग एक नहर बना दी जाए, वहां पर जाकर आप दिया जला सके, उसके बाद उस पानी को साफ किया जाए। या जो हम डेड बॉडीज वगैरह फूल बहाते हैं, उन फूल बहाने के लिए भी एक अलग नहर बना दी जाए, उसमें जाकर फूल बहाएं और उसके बाद जो है उस पानी को स्वच्छ किया। ओके, मैं तो सुनती हूँ कि काम तो, बातें तो इतनी कर रहे हैं, तो सफाई भी तो करके दिखाए हमें। हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। 40 साल से ये चल रहा है। आपने तो बहुत समय पहले से गंगा देखी होगी, बहुत देखी, कैसी लगती थी पहले गंगा? और हम लोग जाते थे वहाँ, कितनी श्रद्धा से नहाते थे, धोते थे। हम लोगों को देख के बड़ा दुख होता है, दुख होता है बेटा, लिया जाता। हम लोगों को बड़ा दुख होता है। हमने इतनी बातें कर ली, सबने को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कह सब रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। प्लीज जल्दी कुछ करना चाहिए, जल्दी कुछ करना चाहिए। जी साहब, इसकी स्टडी कराई जाए। हाँ, जल्दबाजी में कर दें। स्टडीज तो बहुत है हमारे पास, करते नहीं है हम कुछ, करते नहीं है कुछ। स्टडीज तो बहुत है, बातें करते हैं हम लोग। जी साहब, आप बोलेंगे कुछ? जी, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए हमें गंगा के साथ। गंगा के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे सही बताया कि पैसा पानी की तरह बहाया गया, वो पैसा कितना गंगा के मतलब प्योरिटी करने के लिए, या उसको पवित्र करने के लिए, या उसकी सफाई के लिए हुआ है, बाकी पैसा कितना लोगों की पॉकेट्स में गया है, उसके ऊपर ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने अपना ये एक नया मंत्रालय इसके लिए उमा भारती जी के नाम से वो नामांकन कर दिया गया है। मुझे लगता है जैसे अभी एक नारा लगा था कि अच्छे दिन आ गए हैं, मेरे को लगता है गंगा माता के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, अच्छी बात है, गंगा के अच्छे दिन जल्दी आ जाएं, हम लोग सब दुआ करेंगे। मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, आप बोले। मैं तो कहती हूँ कि अगर गंगा में आप भावना अच्छी रखेंगे तो आपसे गंदा भी नहीं करेंगे। पर हमारी भावना तो अच्छा है, लेकिन वो जो उद्योग के लोग हैं, कारखानों फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, वो तो उनकी भावना सबको, जैसे मदर की तरह अगर उनकी रिस्पेक्ट, आप किसी से हम अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो उसका हम गंदा नहीं कर सकते। तो भावना होनी जरूरी है गंगा के पर्सनैलिटी के अंदर। जो गंगा नाम की पर्सनैलिटी है जी, उनके भावना होनी चाहिए हमारे दिल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
तो वो साफ तब साफ हो सकती है। ओके, हमारे साथ यहाँ गरिमा मिश्रा बैठी हुई हैं जो कि इंडिया वाटर फाउंडेशन से आते हैं। जी आप बताइए, क्या आपको लगता है कि गंगा के साथ में जो लोग अनुभव बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपका मन साफ हो तो आप गंगा को साफ रखेंगे, इससे हमारी गंगा साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं एक इनफैक्ट एग्जांपल देना चाहूँगी चंबल नदी का। चंबल नदी हमारे ट्रेडिशनली एक अपवित्र नदी मानी जाती है, तो अगर आप उस नदी में जाइए तो आपको पानी बिल्कुल साफ मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गंगा ने एक तरह से अपने पवित्र होने की कीमत चुकाई है। तो जैसा कि यहाँ पे बैठे लोगों ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों को जगाने की ज़रूरत है। कई ऐसी हमारी जो प्रथाएं हैं, चाहे वो अस्थि विसर्जन हो, चाहे हम फूल हो, उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, लोगों को बस जगाने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्ट बहुत हैं, नए एक्ट भी बन सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन, इनफैक्ट हम ज़्यादातर जो योजनाएं देखें सबके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम हो। तो जो भी एक्ट बनाए या जो एग्जिस्टिंग एक्ट को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी बेटा, आप बताओ, आप गंगा के बारे में पढ़ते हो किताबों में? हाँ, एक दो बार पढ़ा हुआ है। आँख में ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रहे हो? अच्छा नहीं लगता आपको गंगा के बारे में पढ़ना? नहीं। क्यों? क्या अच्छा लगता है? हाँ अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको गंगा नदी के बारे में सुनकर? मतलब कुछ कुछ जगह पे साफ सुथरी होती है पर कुछ कुछ जगह पे नहीं होती। आपका अपना एक्सपीरियंस है, कभी गए हो आप? हाँ, एक दो बार गया हूँ, पर वहाँ पे साफ थी। जहाँ पे गंदा रहता है वहाँ पर नहीं। वहाँ आपने कहा दूर रहो दूर रहो। ओके, ऑलराइट। अच्छा हाँ, आप बताएं, बोलिए। मैम, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है वो सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है, उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। तो जितनी भी पॉलिसीज हम बनाते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो उसे सिर्फ बनाया ना जाए, अच्छी तरीके से लागू भी किया जाए। राजेंद्र जी, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि साहब हम वो भी सब जानते हैं कि जो हमारे अपने कुछ ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप हैं जिनको हम अंजाम देते हैं, हम दिया बाती करते हैं, हम अस्थियों का विसर्जन करते हैं, हम फूल बहाते हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या वाकई इससे गंगा ज्यादा प्रदूषित हो रही है या जो बड़े मास्टर बैठे हुए हैं इस काम के लिए उनकी वजह से कहीं ज्यादा प्रदूषित हो रही है? देखिए, हम लोग बड़े विनम्र हैं, इसलिए मेरी बहनों ने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले ली कि हम हमारे संस्कारों से गंगा गंदी होती है, पर उसका गंदा होने का बहुत कम असर होता है। जो गंगा को सचमुच गंदा कर रहे हैं वो तो इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिल्कुल इस देश को निर्भय होकर मतलब जो मर्जी आए सो कर सकते हैं। तो जो उद्योग हैं गंगा के किनारे के, वो सारी गंदगी उसमें डाल देते हैं और बेफिक्र होकर डालते हैं, और आज तक एक की किसी को सजा नहीं हुई। तो ये जो हमारी सरकारों की अभी तक लापरवाही है कि गंगा की हत्या करने वाले हत्यारे को जो उद्योगपति हैं, और दूसरे नंबर पर जो सरकारी संस्थाएं हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आखिर ये तो सरकारी ही है, वो गंदी कर रही हैं। ये किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये अधिकार है कि वो अपने सारे शहर का गंदा पानी गंगा में डाले? तो ये जो हो रहा है इसको रोकने की इस वक्त जरूरत है, और जो लोग जानते हैं उनको खड़ा होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई मैं तो कम से कम अपनी जिंदगी में अपना गंदा पानी इसमें नहीं जाने दूंगा। तो जब हम लोग अपने जीवन से शुरुआत करते हैं तब हम दूसरे से लड़ सकते हैं जो अन्यायी है, और मेरे ख्याल वही लोग लड़ते भी हैं जो कम से कम अपनी जिंदगी में गंगा के प्रति अनुशासन रखते हैं। जी हम जरा सीधे चलेंगे, हम चलेंगे अनिल जोशी जी के पास जो कि मेरठ से हमसे जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अभी इधर चुनाव प्रचार के दौरान साबरमती का बहुत उदाहरण दिया गया कि साहब जब साबरमती साफ हो सकती है तो गंगा साफ क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए भी इच्छा शक्ति की जरूरत थी, किस तरह से कार्य योजना बनाई गई, उसका इम्प्लीमेंट किया गया। क्या आप बताइए, क्या वाकई साबरमती को जिस तरह से साफ किया गया, क्या उतना ही वैसा ही कार्य गंगा को उसकी सफाई से जुड़ा हुआ है, या गंगा का काम और ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मेहनती है? निश्चित रूप से गंगा की यात्रा बड़ी लंबी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि गंगा के चारों तरफ उद्योग जितने लगे हैं उतने दूसरी नदियों के तरफ नहीं है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि जहां देश की लोकसभा बैठती है, जब पूरी पार्लियामेंट, उसके बगल में एक नदी बहती है, उसका नाम है यमुना। मुझे लगता है कि हमारे जितने माननीय हैं जो इसके प्रति चिंतित हैं, वो अपने बगल की यमुना नदी को देख लें, उस पर चिंता कर लें, क्योंकि वो दिल्ली देश की राजधानी की नदी की अगर ये हालत है तो वो एक कल्पना कर सकते हैं कि और दूसरी नदियों का क्या होगा। हाँ, निश्चित रूप से गंगा अलग नदी है उस मामले में तुलनात्मक दृष्टि से, पर गंगा से जुड़ने वाली जो तमाम नदियां भी हैं उनकी भी हालत यही है। वरुणा बनारस की देखिए, यमुना की देखिए, ये
कई बड़े बेसिन से होते हुए गुजरती हैं, इसलिए इनमें प्रदूषण निश्चित रूप से ज्यादा। लेकिन बड़ा गंभीर प्रश्न ये है कि जो सामूहिक दायित्व का हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, वो इस रूप में है कि आखिर केंद्र में एक दिल्ली में एक नदी बहती है यमुना, और तमाम माननीय जिन्होंने देश की नदियों के बारे में निर्णय लेना है वो उसको नजदीक से देखें, उस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, और चाहे वो उद्योग जो वहां पे गंदगी डालते हैं उसको लेकर के वो वहीं से शुरुआत करना अगर शुरू करें तो गंगा अंततः जो यमुना या गंगा में जाके मिलती है वो शिक्षा लेंगे और एक देश को भी और नदियों को भी दिशा दे पाएंगे। जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, आइए जरा उनसे हम बात कर लें। हमारे साथ विशेष रूप से वाराणसी से यहाँ पर 2 एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। जी सौरभ, आप बताइए, आप वाराणसी से आते हैं और वाराणसी से इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि गंगा को वाराणसी में साफ करना और पूरी उसकी यात्रा को पथ को साफ करना, आप जरा हमें वाराणसी का एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पर किस हाल में है गंगा? मैं एक वाराणसी का नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 30 साल से वहाँ पे हूँ, बचपन से पैदाइश ही मेरी वहाँ की है। अच्छा। तो जो छोटी छोटी चीजें हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत छोटे थे तो पीछे वरुणा और 80 2 नदियां हैं जिनसे मिलकर वाराणसी बना है, और वाराणसी और गंगा की सहायक नदियां हैं ये। तो हम लोग पीछे मछली पकड़ने जाया करते थे वरुणा नदी में। अच्छा। और वो सहायक नदी गंगा में तो मछलियां अभी भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन 80 तो पूरी तरीके से नाला हो चुका है, और वरुणा नदी जो है वो उसको आप नाला ही समझिए, क्योंकि उसमें कोई जीवित नहीं रह सकता। अच्छा। उसमें कोई जीव नहीं है। तो 1-2 बड़े नाले जो बनारस के एक दूसरी तरफ और एक दूसरी तरफ गंगा में मिल रहे हैं, उसके बीच में सैकड़ों 200-300 छोटे बड़े नाले जो गंगा के अंदर जा रहे हैं। ये वाराणसी का सीन है दोनों तरफ से। दूसरा, गंगा पे लगातार दबाव जो है बढ़ता जा रहा है। आप कुछ क्षेत्र हैं वाराणसी के, मैदागिन में चले जाइए, बस भर भर के लोग आते हैं, फ्यूनरल करने आते हैं यहाँ पे। आप बनारस के आसपास के जितने क्षेत्र देखेंगे, छोटे मोटे जितने जिले हैं, एक तो लोगों को कई आस्था है कि वाराणसी में हमारी फ्यूनरल होगा, मोक्ष मिलेगा हमें। तो अधिक से अधिक लोग, वो संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा रिसोर्स बढ़ रहा है। पहले लोग शायद नहीं आ पाते थे, लेकिन अब छोटे से छोटे शहरों से भी लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। अभी आपने फोटोग्राफ दिखाए थे कुछ, उसमें पॉलिथीन आप देख रहे होंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट का भी शायद ऑर्डर है कि गंगा के 200 मीटर क्षेत्र तक पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है, लेकिन आप गंगा के 84 घाटों में कहीं भी चले जाइए, आपको इजीली पॉलिथीन बैग अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं भी चले जाइए। तो ये सब चीजें हैं। और जो वहाँ पे साफ सफाई की है, कुछ दिक्कतें और भी हैं कि कर्मचारियों की काफी कमी है। 1965 में वाराणसी नगर निगम के पास जितने सफाई कर्मचारी थे, तब 3 लाख 4 लाख बनारस की आबादी थी। आज 16 लाख वोटर हो गए हैं, 25 लाख से ऊपर की आबादी हो रही है शहर की, लेकिन कर्मचारियों की संख्या ज्यों की त्यों है। तो कैसे हम सोचें कि वाराणसी में गंगा, वाराणसी की सफाई हो पाएगी? जी, हमारे साथ आशीष भी हैं। जी बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है वाराणसी में, क्या वाकई गंगा की सफाई हो पाएगी और कैसे हो पाएगी? मैम, सफाई हो सकती है अगर जनता और जो वहाँ पे जितने भी वो कॉरपोरेशन काम कर रहे हैं सब मिल जाए। अच्छा। मतलब अपने को लोगों को अवेयर करना है, जो हम लोग कर रहे हैं अपनी पूरी तरह से। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस तो हम सब जानते हैं कि हमें गंगा को गंदा नहीं करना है, गंगा गंदी नहीं रहनी चाहिए, मगर जो कुछ उसके लिए अप्रोच हम लोग जो भी बनाए हैं वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई है? मैम, गंगा को अपनी भावना से लेना चाहिए। गंगा हमारी माँ है, और जब तक हम उससे अपनी भावना से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम उसको साफ नहीं कर पाएंगे। ओके, भावना से जुड़नी चाहिए गंगा। जी साहब, आप बताइए। गंगा का जो ब्रिज घाट में मैं जाता हूँ वहाँ पे अक्सर, वहाँ गढ़मुक्तेश्वर में ऐसे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जो गंगा में कई बार अलग ही कलर की आ रही होती हैं, और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वो कहाँ प्लांट लग रहे हैं, रंगाई का कार्य क्या होता है, उनका क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभी गंगा में ऐसी लाइनें आ रही होती हैं, मैंने खुद देखी है। इसके लिए राज्य सरकार, नगर पालिका और वहाँ गंगा सेवा समिति की जो कमेटी बनाई हुई है, उसके लोग, वहाँ के पूरा स्टाफ थोड़ा बढ़ जाए, जिससे सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। और जो हम यहाँ यात्री गंगा नहाने जाते हैं, उन्हें भी अपना थोड़ा सा संभल के कार्य करना चाहिए। जी, चंद्रभूषण जी, एक बार बताइए, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि साहब
यूरोप की बड़ी बड़ी नदियों को साफ कर दिया गया, थेम्स को कर दिया गया, डेन्यूब को कर दिया गया, राइन को कर दिया गया। क्या गंगा भी वैसी ही एक नदी है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि वो सब नदियों का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं था जितना गंगा का है। एक तो साइज का डिफरेंस है, दूसरा पॉपुलेशन प्रेशर का डिफरेंस है। वहाँ पे बहुत हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी लगा के साफ किया गया क्योंकि नदियाँ छोटी थी। जहाँ तक गंगा का सवाल है, हमें तकनीक लगाने की जरूरत है, लेकिन हमें कुछ जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं, लोगों को जोड़ने की जरूरत है और हमें दूसरी तरह से गंगा को देखने की जरूरत है। जैसे कि आज के दिन में एक बड़ा उनका जो उपाय रहा है साफ करने का, वो रिवर के फ्लो को बढ़ाने का रहा है। अच्छा। चाहे आप थेम्स को देख लें या किसी को भी देख लें, दो उपाय रहा है। रिवर में आप फ्लो बढ़ाएं और जो भी पानी कचरा जा रहा है वो साफ होके उसके अंदर जाए, ये रहा है। एक तरह से ऑर्नामेंटल रिवर की तरह उनको देखा गया है। गंगा हमारे देश में ऑर्नामेंटल रिवर नहीं रह सकती है। लोगों की आस्था है गंगा के साथ, लोग गंगा के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा की सफाई तभी होगी जबकि हम गंगा के यूज को भी समझेंगे। तो जो कंपैरिजन बोला जाता है कि आपने थेम्स को साफ कर दिया, गंगा को क्यों नहीं साफ कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन गंगा की सफाई दूसरी तरह से होगी जो कि थेम्स की सफाई की तरह से। तो तकनीक की भी जरूरत है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि गंगा का यूज इस देश में होगा। हम गंगा को ऑर्नामेंटल रिवर बना के नहीं रख सकते। जी विमल भाई, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है गंगा का, वहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और वही जो विकास बनाम पर्यावरण की जो लड़ाई हमेशा हम अपने देश में सुनते हैं विभिन्न मामलों को लेकर, वो गंगा को लेकर भी चल रही है। दरअसल हम लोग अपनी जीवन पद्धति पे कभी बात नहीं करते। हम इंडस्ट्री को धोखा दे, मतलब इंडस्ट्री को बहुत कोसते हैं, मगर इंडस्ट्री क्यों है? हम लोग कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जीवन पद्धति क्या, हम किन चीज़ों को खाते हैं, कितना पानी हम रोज़ प्रतिदिन वेस्ट करते हैं। दिल्ली में 300 क्यूसेक पानी प्रति क्षण आता है उत्तराखंड से, टेरी बांध से, मगर वहाँ के लोगों को पानी नसीब नहीं, वहाँ के लोग भूख हड़ताल करते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि पानी का यूज़ जो है, गंगा को आप भागीरथी जहाँ से निकलती है गंगोत्री से, और विष्णुप्रयाग यानी ऊपर अलकनंदा को वहां से नीचे तक बहने दीजिए, ना उस पर बांध बनाइए और ना ही उसके ऊपर में गंगी डाली, गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। और थोड़ी गंगी को गंगा अपने प्रभाव से साफ भी करेगी। मगर यहाँ जरूरत ये भी है कि गंगा किनारे रहने वाले खास करके उत्तराखंड के लोगों के रोजगार को भी देखा जाए। बांध रोजगार का उत्तर नहीं है। ये बात बहुत फैलाई गई है कि बांधों से रोजगार इसलिए बांध बनाए, मगर वो ऐसा नहीं है। लोगों के दूसरे आप रोजगार दे ही नहीं रहे। साल भर में आपने आपदा की राहत दी, मगर और कोई काम ही नहीं, कोई उद्योग धंधे दूसरे तरह के जो लोगों को प्रतिदिन रोजगार दे सके ऐसे नहीं है। पर्यटन ढंग से नहीं है, लोक आधारित पर्यटन की जरूरत है। कि आपने जो कहा, इसीलिए मैंने कहा कि आपने यदि 20,000 करोड़ खर्च किए हैं, इतने साल व्यर्थ किए हैं, उसके बाद ये गंगा का हाल, कितने लोगों का स्वास्थ्य उससे बिगड़ा है, लेकिन आपने कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश ही नहीं की। मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सीवेज गैस प्लांट से भी एक्सपीरियंस रहा है। ये बहुत आसान है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बहुत इजी है, बहुत पॉसिबल है। उसमें हमें डबल फायदा हो सकता है। उसको जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, जो उसका स्लज होगा उसको मैन्योर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो वेस्ट वाटर है वो इरिगेशन में भी काम आ सकता है। तो हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि किस प्रकार हम ट्रीटमेंट करें। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सूएज है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ तक ये हमारा इमोशंस और सेंटिमेंट्स का सवाल है, इसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो नहीं रहा है अभी, और है भी तो वो बहुत नेग्लिजिबल है, जिसे हम थोड़े दिन टॉलरेट कर सकते हैं। और इसको स्लोली स्कूल्स और कॉलेजेस और अपने प्राइमरी लेवल पे जो विलेजेस या कहीं पे इसको एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि इसको जितना कम किया जाए वो बहुत अच्छा होगा। और मैम ने एक ने सजेस्ट किया था कि क्यों ना हम एक, जैसे सी में होता है एक लगून होता है, एक छोटा सा एक अलग एक एरिया बनाए जहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। नई सरकार जैसे आई है तो उसको ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि लोगों को थोड़ा डर रहे। जैसे ये फैक्ट्री इंडस्ट्री चमड़े की आप बता रहे हैं, तो इनको थोड़ा रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार को थोड़ी सख्ताई तो निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। गंगा पर अभी ये हमारा कार्यक्रम चर्चा जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। हमारे ये कहते हैं जब गंगा की सफाई की बात आती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि साहब इतने करोड़ रुपए हैं, इतने रुपए जो है हमको खर्च करने हैं गंगा पर या तमाम दूसरी नदियों पर। लेकिन हमने देखा है कि ये पैसों की बात पहले करने से भी
नदियां साफ नहीं हो रही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे कि यहाँ बात निकल कर आई है कि सोच समझ और सही दिमाग लगे और इच्छा शक्ति हो तो बात शायद बन सकती है। फाइनल कमेंट्स लेंगे अनिल जोशी जी। अब जबकि नई सरकार अपनी एक नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहती है, आप क्या चाहते हैं? वो ऐसी 2-3 कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर अमल करना होगा, तभी हम वाकई गंगा की सफाई कर पाएंगे? देखिए, गंगा सागर से लेके और गंगोत्री तक पहले उन्हें वो तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए कि डिपेंडेंस पैटर्न क्या है, जो फैक्टर पॉल्यूट कर रहे हैं उनके क्या है। दूसरी बड़ी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी रूप में कि उनके लोकल सॉल्यूशन क्या है, लोकल पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म क्या हो सकती है, ये लोकल लेवल पर वो चिंतित हो। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इंडस्ट्रियल सबसे ज्यादा जो वेस्ट है, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, उसके बारे में एक ऐसे कानून की व्यवस्था जो भय पैदा करे और वो लोग लोकली उसको प्रोसेस करके उस सीवेज में को बनाते हुए गंगा में न डालें। ये सब लोकल लेवल पे गंगा सागर से या गंगोत्री तक सोचना होगा। जी हिमांशु जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे, खासतौर से डैम्स को लेकर किस तरह की सोच और समझ के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? वेल, जहाँ तक डैम्स का सवाल है, सबसे पहले तो हमें गंगा के लिए यदि हमको सच्ची में प्रतिबद्ध है तो जितने डैम्स काम चल रहा है उसको रोक के उसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और जो डैम्स बन चुके हैं और बैरेजेस बन चुके हैं जो पूरा पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी पुनर्विचार करना चाहिए कि उसका ऑपरेशन क्या होना चाहिए, उसमें से नदी के लिए कितना पानी छोड़ना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें कल्चर ऑफ कंप्लायंस लाने की जरूरत है। कानून हमारे यहाँ है, बहुत स्ट्रांग है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री है, लेकिन इतने महामहिम भारी कम मैकेनिज्म होने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है ना नदी पे। तो कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कल्चर ऑफ कंप्लायंस नहीं है। और वो कल्चर ऑफ कंप्लायंस तब आएगा जब आप एक हर लेवल पे मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे जिसमें 50% लोकल लोग हो। वो हर एसटीपी के लिए, हर शहर के लिए, हर 3 किलोमीटर नदी के लिए इस तरीके से होना चाहिए। जी अरविंद जी, आप क्या ताकीद करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए सबसे पहले? मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि गंगा नदी केवल यूपी में नहीं बहती, बिहार में नहीं बहती, कई राज्यों से गुजरती है। और सबसे तकलीफ की बात जो रही है विगत सालों में किसी बड़ी योजना को सक्सेस होने में, जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है वो पानी का वितरण पे तो आया है कि हमको कम पानी मिल रहा है, हमको ज़्यादा पानी मिल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने आगे बढ़ के कोई ऐसा प्लान लाने की कोशिश नहीं करी या कोई एक्टिव रोल निभाने की कोशिश नहीं करी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है जिसमें स्टेक होल्डर तो हैं ही, सब लोगों ने कहा इस सबसे बड़ा कल्प्रिट इंडस्ट्री है, तो क्यों ना हम उनके बाहर मुनादी कराएं जैसे, और उनको लोग केवल नाम तो सामने ला सकते हैं कि ये इंडस्ट्री हैं जो कि पॉल्यूशन कर रही हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है तो कम से कम मीडिया में लाया जाए उन चीज़ों को, या लोगों के सामने लाया जाए, ताकि वो जैसे हमारी चीज रही है रिवार्ड, अवार्ड और पनिशमेंट, तो तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विमल भाई, आप क्या कहते हैं फाइनल कमेंट्स में, खासतौर से जब हम जैसे कि अभी ध्यान भी दिला रहे थे अरविंद जी कि केंद्र और राज्यों के जो पछड़े हैं, उनके जो झगड़े हैं, उनके चक्कर में भी जो है योजनाओं की ऐसी की तैसी हो जाती है और गंगा भी उसका एक प्रभावित रही है। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को भी निपटाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं उत्तराखंड में काम करता हूँ बांधों पर, बांधों के खिलाफ, बड़े बांधों के खिलाफ। इससे मैं तो उसी दृष्टि से कहूँगा कि केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर के अगर गंगा को स्वतंत्र छोड़ दें और जो भारी भरकर रिपोर्टें उनको अलग करके एक व्यवहारिक अप्रोच करें और वहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत को लेते हुए उनको रोजगार देते हुए और गंगा को स्वतंत्र करें, बांधों से मुक्ति दें। क्योंकि इस समय आप कानपुर की बात करें मगर पूरी गंगा उत्तराखंड के अंदर में कचरा हुई भी है, विकास का कचरा सब उस पर पड़ा हुआ है। बांधों का कचरा, बांधों का जो कचरे से मतलब की मक, इतनी मक डंपिंग है कि वो नीचे आकर के निवासियों को, श्रीनगर के अंदर में 250 परिवार आज भी बुरी हालत के अंदर में घर दब गए, उनका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। तो गंगा को स्वतंत्रता चाहिए और लोगों के हाथ में देना चाहिए, कम से कम इस बांध कंपनियों से तो मुक्ति देना चाहिए और उनको पनिश करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये केंद्र राज्य दोनों को मिलकर के करना पड़ेगा और हमें उमा जी से और मोदी जी से इस बात की बहुत अपेक्षा है कि वो इन बांध कंपनियों के ऊपर में लगाम करके उनको पनिशमेंट नहीं, कम से कम जो हजारों लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। मोदी जी ने जाकर के लोगों को वहां से लेकर के तो आए थे, मगर जिस कारण से तबाही, उस तबाही के बाद उत्तराखंड के लोगों की बर्बादी हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। सिर्फ बारातियों को आप ले गए, मगर जो आज भी उत्तराखंड बिखरा पड़ा है, आज कोई आपदा का ट्रक वहां पर नहीं जा रहा राहत का,
मगर वहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। आपको लोक आधारित पर्यटन भी बढ़ाना पड़ेगा जो कि गंगा से जुड़ा होगा। गंगा ने आज तक रोजगार दिया है, गंगा ने पर्यटन बहुत दिया है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा वो ऋषिकेश वगैरह तक में आप देखिए पर्यटन बहुत होता है, रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इन सब को सुरक्षित रखना है तो बांधों से तो मुक्ति चाहिए ही। जी चंद्रभूषण जी, फाइनल कमेंट्स में बताइए कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो एक तरीका रहा है इसको साफ करने का, और ये भी कहा गया कि साहब पहले आप जिस तरह से साफ कर रहे थे वो बड़ा खर्चीला है, वर्ल्ड बैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब बड़ा ही रिस्की प्रोजेक्ट है गंगा की सफाई करना। तो कहीं ना कहीं जो अप्रोच है हमारी, जिस अप्रोच से हम गंगा की बात करते रहे और एक्शन प्लान्स के दौरान भी हमने देखा कि जब 30 साल पहले हमने शुरू किया था तब गंगा की जो हालत थी और अब जो गंगा की हालत है वो बिल्कुल फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच जो है उसमें भी कहीं ना कहीं नए दृष्टिकोण से, नए तरीकों से उसको लाना पड़ेगा। एकदम नए तरीके की जरूरत है। लेकिन मैं कुछ फॉर्मूला बताना चाहूंगा। एक, गंगा को अगर बहना है तो हमें देश में एक लॉ लाना पड़ेगा कि कितना फीसदी गंगा का फ्लो है वो बहेगा नदी में। हाँ। उस पानी को आप छुएंगे नहीं। अच्छा। 50% हो, 60% हो, 70% हो, 40% हो, स्टडी करके हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा शुरू से अंत तक कितना फीसदी पानी नदी में बहेगी। तो एक इकोलॉजिकल फ्लो के कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर शहर 10 लीटर पानी गंदा पानी डालता है तो शहर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि नदी में 100 लीटर पानी हो। हमारा जो स्टैंडर्ड है आजकल, जो हमारे पानी के प्रदूषण का स्टैंडर्ड है वो इस कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है कि डाइल्यूशन 10 टाइम्स होगा। अगर आप 30 BOD का पोल्यूशन डालते हो तो रिवर का स्टैंडर्ड 3 है। अच्छा। तो ये नहीं हो कि शहर सारा पानी ले जाए और सिर्फ 30 डालें तो नाला ही रहेगा। तो 10 गुना डाइल्यूशन की जरूरत है, 10 गुना पानी नदी में होना चाहिए, नहीं तो फिर शहरों को अलाउ नहीं होना चाहिए। और तीसरा फॉर्मूला है शहर, गांव, एग्रीकल्चर, जब तक हम पानी का कंजम्पशन कम ना करेंगे, जैसे कि विमल भाई ने बताया दिल्ली में सब लोगों को कोई 250 से 300 लीटर पर कैपिटा पानी मिलता है। उतने पानी की जरूरत नहीं है, हम कम पानी में भी रह सकते हैं। हमारे इरिगेशन में जितनी तेजी से पानी की खपत हो रही है वो कम होगा। अगर हम पानी पे इफिशिएंट यूज करें तो गंगा पे प्रेशर कम होगा। तो ये 3-4 चीज करने की जरूरत है। जी सीधे चलेंगे जरा राकेश जायसवाल जी के पास। फाइनल कमेंट्स राकेश जायसवाल जी, आप क्या चाहते हैं कि अब अगर हमें यहीं से एक नई शुरुआत करनी है तो कौन सी ऐसी 2-3 बातें हैं जिनका हमें पहले ध्यान रखना पड़ेगा? पहली बात तो हमारे पास गंगा को लेकर एक विजन होना चाहिए कि किस तरह की गंगा हम चाहते हैं और क्या प्राप्त किया जा सकता है, माने जो प्रैक्टिकल हो उस तरह का विजन हमारे पास होना चाहिए। और दूसरी बात, गंगा की दुर्दशा के लिए सरकार भी जिम्मेदार है, इंडस्ट्रीज भी जिम्मेदार हैं और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। और टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो ईमानदारी से जो भी कानून है या गंगा को लेकर के जो भी एक्शन प्लान है उसको ईमानदारी से और डेडिकेशन से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और सबसे पहले गंगा के मूल धारा में जल की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। जो गंगा का पानी जो ओरिजिनल हिमालयन वाटर है वो सारा का सारा जल कैनाल्स के माध्यम से निकाल लिया जा रहा है। और कानपुर हिमालय का मूल जल है उसकी कुछ बूंदें भी पहुंच पा रही हैं या नहीं, ये संदेहास्पद है। बिल्कुल। तो गंगा में जल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी फंड की आवश्यकता नहीं है, केवल शीर्ष स्तर पे निर्णय लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल जोशी जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फाइनल कमेंट्स के लिए राजेंद्र जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी, जैसे कि अभी राकेश जी कह रहे थे कि निर्णय ले लीजिए आप ना, पैसे भी बहाने की जरूरत नहीं है, निर्णय ले लीजिए, प्रवाह बढ़ाइए नदी का। क्या आपको लग रहा है, एक एक्ट की भी चर्चा हो रही थी जो कि UPA 2 के टाइम में पास नहीं हो पाया, क्या आपको लगता है वो एक्ट भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा? फाइनल वर्ड गंगा पे। गंगा को असली आज़ादी चाहिए और असली आज़ादी के लिए इसका जो राष्ट्रीय सम्मान है उसका कानून बनाने के लिए मैंने गंगा बेसिन अथॉरिटी की बैठक में 2012 में
पूरे देश भर में चर्चा करके एक ड्राफ्ट बना के दिया था, जिसके कोर में ये था कि गंगा की जमीन को कोई दूसरा उपयोग ना कर सके। गंगा की जमीन गंगा के लिए ही रहे और गंगा में गंदे नाले ना पड़े। कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल एक्ट है। लेकिन पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 9 सालों में 3 मीटिंगें हुई, अब कितनी मीटिंग होंगी पता नहीं। मुझे तो लगता नहीं है, सच्ची मुझे मन को ना बड़ी कई बार बातें करते हुए, बार बार गंगा का गीत गाते हुए बहुत दुख भी होने लगा है अब तो। पर मुझे फिर भी ये लगता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा को अविरल और निर्मल बनाना सबसे सरल काम है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। और उसको अविरल भी बना सकते हैं एक झटके में और निर्मल भी बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई असंभव जैसी स्थिति नहीं है। पर करने वाला कौन है? यदि मेरी अरवरी छोटी नदी होती तो मैं जाके कर लेता। मैंने अपनी नदी को जिंदा कर ही लिया ना 30 साल में, और एक नहीं 7 नदियां जिंदा कर ली छोटी छोटी, और वो भी सातों गंगा बेसिन में ही आती हैं, कोई गंगा से बाहर जाके नहीं की। लेकिन ये तो गंगा है, ये तो बड़ी विशाल है, इसमें मेरे जैसे की कहीं कोई औकात है नहीं कि मैं अकेला उसको जाके ठीक कर लूं। इसलिए ये तो प्रधानमंत्री को करना है, प्रधानमंत्री अब करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गंगा का बेटा हूं। तो भैया बेटा हो तो फिर अच्छा डॉक्टर ढूंढो, ईमानदारी से काम करे और वो कुछ भ्रष्टाचार में ना डूबे, जरा ठीक ठाक से बेटे की तरह सेवा करेगा तो गंगा बहने लगेगी। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री को ही बेटा होने की जरूरत नहीं है, गंगा के हम सब बेटे बेटियां हैं और हम सबको कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, लेकिन इच्छा शक्ति की जरूरत है, करने की जरूरत है, करके दिखाने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय जो कि देश देख रहा है, और आने वाले वक्त में हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इस गंगा को जरूर निर्मल करके दम लेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।